मंजू की दीदी शीतल, जिनकी शादी होने वाली थी, परसों ही बारात आने वाली रहती है। मंजू बहुत खुश रहती है क्योंकि घर में शादी का माहौल था, तैयारियां जोरों पर थी। उसकी दीदी शीतल ब्याह करके अपने पति के घर पहुंच जाएगी। अब ऐसे में जो उसकी दीदी शीतल का कमरा है, जो उनके कपड़े हैं, वो सब मंजू के हो जाए। लेकिन मंजू के परिवार की खुशियां तब बिखर गई जब शादी वाले घर में चोरी हो जाती है। मंजू की दीदी शीतल के वो सभी गहने जो कि एक दुल्हन के श्रृंगार के लिए होते हैं, यानी कि गले का हार, मांग टीका, पैर की पायल, वो सभी गायब हो जाते हैं। लगभग 2.5 लाख के जेवर चोरी हो जाते हैं। बारात परसों ही आने रहती है। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर घर में कोई चोर आया नहीं, बाहर ही कोई है नहीं, जो भी हैं सब रिश्तेदार हैं, तो चोरी कैसे हुई और किसने की, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। अब घर में टेंशन का माहौल हो जाता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है कि करें तो क्या करें। बारात परसों ही आनी है। इधर शीतल भी उदास हो जाती है कि अगर गहने नहीं मिलेंगे तो फिर उसकी शादी टूट जाएगी और वो ब्याहते ब्याहते कुंवारी रह जाएगी। उसके कितने अरमान थे, वो शादी करके अपने दूल्हे के घर जाएगी और उसके साथ वही सब कुछ होगा जिसका सपना हर लड़की देखती है। अब इधर शीतल, जिसका मन विचलित हो उठता है, लेकिन शीतल की मम्मी वसुंधरा अपनी बेटी को पुचकारती और समझाती हैं कि बेटा, भगवान पर भरोसा रखो। अगर हमने किसी का बुरा नहीं किया है, किसी के साथ गलत नहीं किया है, तो फिर हमारे साथ भी नहीं होगा। अब बेटी अपनी माँ की बातों पर थोड़ा सा मुस्कुराती है, इसे थोड़ा सी दिलासा मिलती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि जेवर गए तो गए कहाँ गए, किसने चोरी किया है। अब रिश्तेदारों से पूछते हुए भी शर्म आती है, रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे। शीतल का भाई मनोज वो बहुत होशियार रहता है, वो सभी रिश्तेदारों से पूछने की कोशिश करता है और कहता है कि देखिए, आप लोग अगर गलती से अपनी बैग में जेवर रख ली हो तो एक बार अपना अपना बैग चेक कर लीजिए। अब रिश्तेदार जो कि समझदार रहते हैं, सुलझे हुए रहते हैं, वो मनोज के कहने पर अपने सामान चेक करते हैं कि कहीं शीतल की मम्मी वसुंधरा गलती से उन लोगों के बैग में तो नहीं रख दी। लेकिन किसी के पास से भी जेवर नहीं मिलते। अब इधर शीतल का रो रो करके बुरा हाल हो जाता है क्योंकि बारात आने में सिर्फ 2 दिन का समय रहता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि करें तो क्या करें। अब मनोज आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालता है, लेकिन घर के अंदर ना तो कोई आता दिखता है और ना ही घर के बाहर जाता दिखता है। अब मनोज, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर किसने चोरी की है, वो इतना तो समझ चुका था कि घर के अंदर जो लोग हैं उनमें से ही किसी ने वो गहने, वो जेवर चुराए। लेकिन वो कौन है ये मनोज समझ नहीं पा रहा था। अभी घर में इतनी अफरा तफरी का माहौल रहता है, टेंशन का माहौल रहता है। अभी जो शीतल के पापा रहते हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है। जाहिर सी बात है, एक बेटी का पिता जिसके सर पर इतनी जिम्मेदारी है, परसों ही बारात आने वाली है, उन्होंने किस तरीके से अपने खून पसीने की कमाई से एक एक रुपये जुटा करके अपनी बेटी की शादी के लिए ये जेवर बनवाए थे, लेकिन वो सारे जेवर गायब हो गए। अब पिता, जिनकी तबीयत खराब हो जाती है, सभी रिश्तेदार आनंद फानंद में शीतल के पापा को लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर शीतल के पापा दीपक कुमार का इलाज करते हैं। दीपक कुमार की तबीयत थोड़ी संभलती है। मनोज अपने पापा से कहता है कि पापा आप घबराइए नहीं। मनोज अपने पापा से कहता है आप घबराइए नहीं, दीदी का जो जेवर गायब हुआ था वो मिल गया है, मम्मी ने गलती से उसे स्टोर रूम में रख दिया था। मनोज के पापा दीपक कुमार ये सुनते हैं तो उनके चेहरे पर थोड़ी शांति आती है, सुकून आता है। लेकिन अचानक फिर से उनकी तबीयत खराब होती है क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और इस बार डॉक्टर दीपक कुमार को बचा नहीं पाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। जैसे ही ये खबर, ये सूचना परिवार को मिलती है,
परिवार दौड़ते भागते हॉस्पिटल पहुंचता है। शीतल, उसकी मम्मी वसुंधरा, मंजू, जिनका रो रो करके बुरा हाल रहता है। रिश्तेदार किसी तरीके से संभालते हैं। परेशानियां शीतल के परिवार को लग रहा है कि खाए जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि परेशानियों ने यहाँ पर विराजमान कर लिया है और इस घर से वो निकलना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि बारात परसों आनी थी, जेवर गायब हो चुका है और अब तो सबसे बड़ी घटना हो गई। जो घर का मुखिया था, जिसे कन्यादान करना था, वो ही इस दुनिया से जा चुका है। अचानक आकस्मिक हुई इस मौत से परिवार टूट जाता है, लेकिन रिश्तेदार समझाने की, बुझाने की कोशिश करते हैं। अब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं पुलिस वाले। कुछ देर बाद शव आता है। मनोज कांपते हुए हाथों से अपने पिता को मुख अग्नि देता है। इसके बाद वो अपना सर मुड़वाता है। क्या क्या उसने सपने देखे थे, अपने बाल स्टाइल से बनवाएगा जैसे कि आजकल के लड़के रखते हैं, लेकिन उसके सारे सपने धरे रह गए। उसे तो अपना सर ही मुड़वाना पड़ा। अब वो घर आता है, ना तो खाता है ना तो पीता है। बारात आने में सिर्फ एक दिन बचा होता है। मनोज के कंधे पर पूरी जिम्मेदारी आ जाती है। एक और पिता का देहांत हो गया है, दूसरी ओर बारात आनी है, भाई की डोली उठनी है। लेकिन डोली कैसे उठेगी? कहीं ऐसा ना हो बाराती भी वापस आ जाए। अगर उसकी दीदी का जेवर नहीं मिलेगा तो फिर दुल्हन कैसे विदा होगी? बाराती लौट जाएंगे। अब मनोज अपना दिमाग लगाता है। वो आसपास लगे अपने घर में जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, जितने भी कमरे में होते हैं, उन्हें चेक करता है। जैसे ही वो चेक करता है तो उसकी मम्मी का जो कमरा होता है मेन हॉल, वहां पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा होता है वो चल रहा होता है। बाकी सारे सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े रहते हैं। अब मनोज जब सीसीटीवी कैमरा खंगालता है तो उसके हाथ कुछ ऐसा लगता है कि वो सन रह जाता है। मनोज देखता है कि उसकी मम्मी वसुंधरा, उसकी दीदी शीतल का जितना भी जेवर है वो मंजू को थमा देती है और कहती हैं कि बेटा इसे ले जाकर के तिजोरी में ताला लगा करके रख दो और अच्छे से रखना, चाबी ला करके मुझे दे दो। मंजू जाती है, तिजोरी में सारे जेवर रखती है, चाबी अपनी मम्मी को लौटा देती है। लेकिन जब मंजू की मम्मी किसी काम से तिजोरी खोलती है तो देखते हैं कि सारे जेवर गायब हैं। अब मनोज दौड़ते हुए अपनी बहन मंजू के पास जाता है और मंजू से पूछता है, मम्मी ने तो तुमको जेवर रखने के लिए दिए थे, बताओ वो जेवर कहाँ है? लेकिन मंजू अपने भाई पर भड़क पड़ती है और कहती है कि तुम तो मुझ पर सरासर इल्जाम लगा रहे हो। भला मेरी बहन की शादी है, मेरे पापा का देहांत हो गया और तुम मुझसे सवाल कर रहे हो। मम्मी ने मुझे तिजोरी में जेवर रखने को दिए, मैंने रख दिया और चाबी ले जाकर के मम्मी को दे दी। इसके बाद मुझे नहीं पता, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मंजू जो मनोज के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती है, वो उसे घुमा फिरा रही होती है। मनोज जो पहले से ही बहुत टेंशन में होता है, वो अपनी बहन को ले जाकर के एक अंधेरे कमरे में स्टोर रूम में बंद कर देता है। मंजू रोने लगती है क्योंकि कमरे में बहुत अंधेरा रहता है। वो मनोज से कहती है कि मुझे बाहर निकालो, कमरे में बहुत अंधेरा है और यहाँ चूहे भी हैं। मनोज कहता है कि देखो मंजू, अगर तुम सच सच बताओगी तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, वरना तुम पड़ी रहो 2-3 दिन तक इसी कमरे में स्टोर हो। जब मंजू ये सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो अपने भाई मनोज से कहती है कि देखो भैया, मैं एक लड़के से बातचीत करती हूँ। पहले तो वो लड़का बहुत अच्छा था, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, मिलते जुलते थे, और हम दोनों के बीच वो कुछ हो गया जो कि एक पत्नी अपने पति के साथ करती है। अब ऐसे में वो लड़का मेरी वीडियो बना लेता है, उसी आधार पर वो मुझे ब्लैकमेल करता है। अगर मैंने उसे दीदी के जेवर नहीं दिए होते तो वो मेरी वीडियो वायरल कर देता। इसी डर से मैंने दीदी के जेवर उसे दे दिए ताकि वो मेरी वीडियो वायरल न करे। अब जब मनोज ये सुनता है तो वो तुरंत स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है, रोते हुए अपनी बहन से कहता है कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। मंजू भी रोने लगती है, उसकी आंखें भर आती हैं। इसके बाद मंजू, रिश्तेदार, वसुंधरा देवी
और शीतल सभी लोग थाने जाते हैं। उस लड़के के खिलाफ FIR होती है, मुकदमा दर्ज होता है। पुलिस वाले कार्रवाई करते हैं और जितना भी जेवर होता है वो सब मंजू के एक्स बॉयफ्रेंड से बरामद करते हैं और उसे जेल भेज देते हैं। सारे जेवर मिल जाते हैं। परिवार रिश्तेदार बहुत खुश होते हैं। मंजू भी बहुत खुश होती है कि उसके भाई की सूझबूझ से आज उसके दरवाजे पर आने वाली बारात वापस नहीं लौटी। उसकी बहन दुल्हन बनी, विदा हुई, बाराती आए और बड़े ही धूमधाम से शीतल की शादी राकेश से हो गई। अब शीतल हंसी खुशी अपने पति राकेश के घर पर रह रही है। आपको इस कहानी से सीखने को मिला होगा कि ऐसे ही हमें किसी भी अनजान लड़के पर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए और उसको बॉयफ्रेंड नहीं बना लेना चाहिए। मंजू ने आंखें मूंद कर उस लड़के पर भरोसा कर लिया और उससे वो प्यार करने लगी। यहाँ तक तो फिर भी सब कुछ ठीक रहता है। मंजू को अपनी हदें नहीं पार करनी चाहिए थी। मंजू ने अपनी हद पार कर दी और उसका नतीजा उसे ऐसे भुगतना पड़ा। अगर उसके पास इतना समझदार और सूझबूझ वाला भाई नहीं रहता तो शायद आज मंजू और उसकी दीदी शीतल का जीवन बर्बाद हो जाता। आपको इस सीख देने वाली शिक्षा पर कहानी से क्या सीखने समझने को मिला है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।